बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 में। दोस्तों, हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और उसमें वैदिक साहित्य हम लोग कर चुके हैं और आगे वैदिक जनजीवन, जो कि वैदिक संस्कृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वैदिक जनजीवन को समझा जाए। तो आज हम लोग वैदिक जनजीवन का राजनीतिक जो पहलू है उसको हम समझेंगे। दोस्तों, वैदिक जनजीवन को हम लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक 4 भागों में बांटकर इसकी पढ़ाई करेंगे। आज जो हम लोग मुख्यतः वैदिक जनजीवन के राजनीतिक पहलू को समझेंगे कि क्या थी वैदिक संस्कृति की राजनीति। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को साथ में पढ़ेंगे। वैदिक जनजीवन में वैदिक काल में आपने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल 2 काल हैं। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के जनजीवन को तुलनात्मक रूप से हम पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे कि क्या परिवर्तन हुआ। जब वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों वैदिक कालों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालों में क्या परिवर्तन हुआ यह समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हम लोग वैदिक जनजीवन को पढ़ रहे हैं। आज थोड़ा सा वर्ड जो है काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं दे। दोस्तों, अगर बोर्ड पे देखने की बात की जाए तो बोर्ड पे सारे शब्द जो लिखे होते हैं वो बस इतना ही, ताकि आपका कोई फैक्ट इससे रिलेटेड छूट ना जाए, इसलिए मैं लिखता हूँ। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुने। आपको नोट्स बनाना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर आप अपने लैंग्वेज में या मेरे ही लैंग्वेज में उसको लिख के नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड पे लिखी हुई चीज आपको दिखे, तो आप लोग मेरे बातों पर ध्यान दें। दोस्तों, वैदिक जनजीवन को हम लोग उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन और पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल जो है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है इसका कालखंड, और उत्तर वैदिक का कालखंड जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, वैदिक लोगों की बात की जाए, रिंग वैदिक लोगों की, पूर्व वैदिक की बात हम कर रहे हैं, यानी खासकर रिंग वैदिक की बात कर रहे हैं। तो वैदिक लोगों की बात की जाए तो ये लोग विभिन्न कबीलों में विभाजित थे जिन्हें जन कहा जाता था। रिंग वैदिक लोग या पूर्व वैदिक लोग विभिन्न कबीलों में या जनों में विभाजित थे, ठीक है, उन्हें जन कहा जाता। भरत जन जो था इस काल का सबसे प्रमुख जन था। वैदिक काल का सबसे प्रमुख जन जो था वो था भरत जन। ये भरत जन जो था ये सरस्वती और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र जो था ये भरत जन का क्षेत्र था। यानी कि भरत जन जो है प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से सरस्वती और यमुना नदी के बीच वाले क्षेत्र में निवास करता था। दोस्तों, ऋग्वेद में विभिन्न संघर्षों की बात चलती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दशराग युद्ध। दोस्तों, आप जानते हैं कि दशराग युद्ध जो है परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। और दोस्तों, ये युद्ध जो है मुख्य रूप से भरत जन के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। बाद में क्या किया गया, भरत जन से विश्वामित्र को हटा दिया गया और वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया गया। तो विश्वामित्र क्या किए कि 10 जनों को इकट्ठा किए, यानी 5 जन, 5 आर्य जन थे और 5 अनार्य जन थे, उनको इकट्ठा किए और भरत जन से युद्ध हुआ। कहाँ? परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर। परुष्णी नदी कहिए, रावी नदी कहिए, दोनों एक ही है। तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ। इसमें भरत जन जो कबीला था वो विजयी होता है और भरत जन के राजा थे राजा सुदास, ठीक है, वो विजयी होते हैं। तो कबीलों के बीच संघर्ष जो है दिखाई देता है पूर्व वैदिक काल में। इसके अलावा जो पंचजन थे, जो 5 आर्य जन थे जो दशराग युद्ध में शामिल हुए थे, उनमें देखिए अनु, यदु, 5 का नाम याद रखेंगे, पूछता है। अनु, यदु, पुरु, द्रायु, तुर्वस। अनु, यदु, पुरु, द्रायु और तुर्वस याद रखेंगे दोस्त। अनु, यदु, पुरु, द्रायु, तुर्वस, ये 5 आर्य जन थे जिन्हें पंचजन भी कहा जाता है। अब दोस्तों,
ये था पूर्व वैदिक का। उत्तर वैदिक में अगर हम जाएं तो आप देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास यानी उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में ही लोहा का खोज होता है। लोहे के खोज होने से क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आती है। लोहे के खोज होने से खेती के लिए बहुत सारे औजार लोहे का बना दिया, खेती आसान हो गया करना। इससे क्या हुआ कि अधिशेष उत्पादन होने लगा, खाने के बाद भी अनाज बचने लगा। ज्यादा उत्पादन होगा तो हम लोग के खाने के बाद बचत भी हम कर सकते हैं, यानी अधिशेष उत्पादन होने लगा। इससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। इससे क्या हुआ कि जन जो थे, छोटे छोटे जो जन थे, कबीले थे, वो अब सामर्थ्य होने लगे। बाद में क्या हुआ कि इन सब परिवर्तनों के बाद जन जो थे वो मिलकर, कई जनों को मिलाकर जनपद तैयार होने लगा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जैसे उदाहरण मिलता है कि भरत जन और पुरु जन दोनों मिलके कुरु जनपद बनाते हैं। भरत और पुरु जन मिलकर कुरु जनपद बनाते हैं। उसी तरह तुर्वस और क्रिवी, तुर्वस जन और क्रिवी जन दोनों मिलके पंचाल बनाते हैं, पंचाल जन। दोस्तों ये पंचाल जनपद जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाद में यही शक्तिशाली होता है पंचाल जनपद। देखिए दोस्तों, इस काल में जो है उत्तर वैदिक काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन संभवतः यह माना जाता है कि उस समय राष्ट्र शब्द का उल्लेख कोई बहुत बड़ा क्षेत्रीय राष्ट्र की बात नहीं करता है, बल्कि जनपद के लिए उसका उल्लेख किया गया था। जनपद जो था उसके लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया था। दोस्तों थोड़ा सा राजा की बात करते हैं। पूर्व वैदिक काल में जो राजा था वो जन या कबीलों का प्रधान हुआ करता था, और राजा को, पूर्व वैदिक काल में राजा को जनस्य गोपा या गो या राजन कहा जाता था। संभवतः मुख्य रूप से राजा को युद्ध का नेता माना जाता था। चूंकि कबीलों में संघर्ष होता था, इसलिए उस संघर्ष के लिए एक नेता चाहिए था। तो मुख्यतः उस समय जो राजा होते थे वो युद्ध के नेता के तौर पे जाने जाते थे। नाम क्या क्या था दोस्तों? जनस्य गोपा, गोप और राजन। दोस्तों राजाओं का राज्य अभिषेक होता था, यानी राज्य अभिषेक पूर्व वैदिक काल में भी प्रचलित थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में देखा जाए राजा की स्थिति क्या थी, तो राजा के अधिकारों में वृद्धि होती है। दोस्तों ये कबीले जो थे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चला जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजाओं के अधिकारों में वृद्धि हुआ। राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर जोर दिया जाने लगा। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? मतलब कि ऐसी धारणा बनाया जाने लगा कि राजा जो है वो, राजा का जन्म जो होता है वो देवताओं के द्वारा मुख्य रूप से शासन करने के लिए होता है, और राजा जो है मुख्य रूप से देवता उनको भेजे हुए हैं कि शासन करने के लिए। ये राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर देता है। इसके अलावा राजा जो था, अभी तक राजा पूर्व वैदिक काल में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चुने जाते थे। थोड़ा बहुत पूर्व वैदिक काल में भी वंशानुगत था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे ये वंश परंपरा इसमें शुरू हो गया, वंशानुगत परंपरा, यानी राजा का पुत्र राजा होगा। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में राजाओं के अलग अलग नाम भी होने लगे। जैसे मध्य क्षेत्र को देखा जाए तो वहां राजा, पूर्व क्षेत्र में जो राज करते थे उनको सम्राट, अशोक सम्राट का आप लोग नाम सुने होंगे, जो बिहार पूर्व क्षेत्र है। पूर्व के क्षेत्र के राजा को सम्राट, पश्चिम के क्षेत्र के राजा को स्वराट, उत्तर के क्षेत्र के राजा को विराट, और दक्षिण के क्षेत्र के राजा को भोज कहा जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों चारों दिशाओं का जो राजा था उसको एकराट कहा गया। दोस्तों इस एकराट शब्द का उल्लेख बाद में मिलेगा जब मगध जनपद आप पढ़ेंगे, तो मगध जनपद में नंद वंश का एक राजा था, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही सर्वप्रथम एकराट की उपाधि धारण की थी, तो ये आपको बाद में मिलेगा। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख राजाओं का नाम देखा जाए तो प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं तो उसमें प्रमुख है कैकेयी। कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु, विदेह के राजा जनक, पंचाल के प्रवाहन जावली। दोस्तों फिर से ध्यान देंगे, कैके, अश्वपति, काशी का अजातशत्रु, विदेह के जनक और पंचाल के प्रवाहन जावली। दोस्तों कुछ संस्थाओं की बात की जाए, मैंने अभी बताया कि पूर्व वैदिक काल जो थी राजाओं पे नियंत्रण करती थी, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। संस्थाओं के माध्यम से ही राजा का कार्य चलता था।
यानी दोस्तों कबीलाई जो तत्वों की प्रधानता थी उसमें राजा का अधिकार सीमित दिखाई देता है। पूर्व वैदिक काल में राजा का अधिकार सीमित दिखाई देता है। तो सारा अधिकार किसके हाथ में था? तो 4 महत्वपूर्ण संस्था थी। नाम था सभा, समिति, विदत और गढ़। 4 संस्था कौन थे? सभा, समिति, विदत और गढ़। दोस्तों सभा जो था, आज का जो राज्यसभा हम लोग देखते हैं राज्यसभा, वैसी थी सभा, जो वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था थी। हमारे राज्यसभा में भी आज हम देखते हैं कि हम लोग जो है विधानसभा में विधायक चुनते हैं। विधायक क्या करते हैं? राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। राज्यसभा के मेंबर को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। उसी प्रकार सभा जो हुआ करती थी उस समय, जो कि आधुनिक राज्यसभा से उसका तुलना कर सकते हैं, उस समय वृद्ध और कुलीनों की संस्था होती थी। समिति जो होती थी दोस्तों, आज का जो लोकसभा है, जो आम लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं, हमारे बीच से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और जाके लोकसभा में बैठते हैं, वैसे आम लोग होते हैं ना, उसी प्रकार समिति में भी जो समिति जो थी वो आम लोगों की सभा थी। दोस्तों समिति का जो अध्यक्ष होता था वो ईशान कहलाता था। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ये आम लोगों की सभा थी और मुख्य रूप से पूर्व वैदिक काल में समिति ही राजा का चुनाव करती थी। जहां राजा को चुना जाता था वैसे क्षेत्रों में समिति ही राजा को चुनती थी। दोस्तों एक संस्था जो है विदत, विदत क्या करता था? तो जो अनाज वितरण था या लूट का जो सामान था, जो सैन्य लूट किया गया था, ये इसका बंटवारा कैसे हो, कितना हो, ये विदत तय करती थी। और दोस्तों सबसे ये चारों में सबसे प्राचीन कोई संस्था है तो वह है विदत। इसको सर्व प्राचीन संस्था भी कहते हैं। विदत को सर्व प्राचीन संस्था कहते हैं। दोस्तों चौथा है गण। गण जो थी ये भी कुलीनों की सभा थी। माना जाता है कि गण जो थी, इसमें गण में बहुत सारे मुख्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पे चर्चा होती थी गण में। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में बात की जाए तो ये चारों संस्थाएं जो है मुख्य रूप से सभा और समिति जो है इसका महत्व तो कम हो गया, क्योंकि राजा का अधिकार जो है बढ़ गया। राजा ताकतवर हो गया, उसका अधिकार क्षेत्र में ज्यादा चीज आने लगे, पावरफुल हो गया, तो ये संस्थाएं जो अपने आप कमजोर हो जाएंगी। तो समिति और सभा और समिति कमजोर पड़ गए। विदत जो संस्था आपको दिखाई दे रही है, सबसे प्राचीन संस्था, वो समाप्त हो जाती है। विदत जो उत्तर वैदिक काल में आके समाप्त हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों राजा को काम करने के लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत होती है। तो एक शब्द का उल्लेख है रत्नीन। रत्नीन शब्द का उल्लेख है। रत्नीन क्या है? तो अधिकारियों का एक समूह हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल में रत्नीन में 7 अधिकारी थे। दोस्तों 7 अधिकारी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था, राजा के बाद जो जिसका सबसे ज्यादा महत्व था वो था पुरोहित। उसके बाद सेनानी का बहुत ही महत्व था। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करें तो होता था एक पूरब। पूरब जो होता था वो किले का प्रधान होता था। पूरब किले का प्रधान होता था। एक और महत्वपूर्ण अधिकारी था अस्पस। अस्पस यहां लिखता हूं, अस्पस। अस्पस दोस्तों गुप्तचर हुए करते थे। गुप्तचर को अस्पस कहा जाता था। दोस्तों यही रत्नीन यानी अधिकारियों की समूह की बात करें उत्तर वैदिक काल में तो इनकी संख्या 7 से बढ़कर 17 हो जाती है। रत्नीन में अधिकारियों की संख्या 7 से बढ़कर 17 हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और जो जुड़ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक था भागदूत। भागदूत क्या करता था दोस्तों? कर वसूलने वाला अधिकारी था। बलि या कर वसूलने वाला अधिकारी भागदूत था। कर को ही बलि कहा जाता था। और एक था संग्रहित्री। संग्रहित्री क्या करता था? बलि या कर जो था उसको संग्रह करके रखता था। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, भागदूत कर वसूलता था और संग्रहित्री क्या करता था? करों का संग्रह करता था, उसकी रक्षा करता था। दोस्तों कर व्यवस्था की बात किया जाए तो पूर्व वैदिक काल में बलि नाम का एक कर था, जो कि बलि कर जो था स्वेच्छा से दिया जाता था। कोई दबाव नहीं था, स्वेच्छा से लोग कर देते थे। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में आइएगा तो ये कर व्यवस्था जो है यह व्यवस्थित हो जाती है और अनिवार्य कर दिया जाता है कि आपको इतना कर देना ही देना है। तो
तो बलि जो है अस्थायी कर के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में एक शब्द का उल्लेख मिलता है, विस्मता। विस्मता यहां लिखता हूं, विस्मता, विष यानी कि वैश्य। दोस्तों राजा को विस्मता क्यों कहा गया, इसलिए कि विस्मता का अर्थ होता है वैश्यों से कर लेने वाला, वैश्यों से कर लेने वाला विस्मता। तो राजा को विस्मता भी कहा गया उत्तर वैदिक काल में, कर लेने के कारण। इसके अलावा दोस्तों सैन्य व्यवस्था की बात करें तो कोई व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था नहीं थी, फिर भी पूर्व वैदिक काल में 3 तरह के सेना दिखाई देते हैं, पैदल सेना, घोड़ा वाला सेना और रथ सेना। घोड़ा वाला सेना यानी घुड़सवार सेना, पैदल सेना, घुड़सवार और रथ सेना, 3 प्रकार के सैन्य व्यवस्था। व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था नहीं था, लेकिन 3 प्रकार के सेना दिखाई देते हैं। यही सेना बाद में भी दिखाई देते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी कोई व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा न्याय की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में भी न्याय की कोई उचित प्रणाली या कोई व्यवस्थित प्रणाली दिखाई नहीं देती है, और उत्तर वैदिक काल में भी न्याय की कोई व्यवस्थित प्रणाली दिखाई नहीं देती है। बाद में जब जनपद काल आएगा तब न्याय व्यवस्था जो है व्यवस्थित रूप से दिखाई देगी। दोस्तों ये था वैदिक जनजीवन में राजनीतिक पहलू, जिसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़े। पूर्व वैदिक जनजीवन, उत्तर वैदिक जनजीवन में राजनीतिक पहलू को हम लोग समझे। दोस्तों इसके बाद हम लोग वैदिक जनजीवन में आर्थिक गतिविधियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप नोट्स बनाते रहें और आप रिवीजन करने के लिए वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जिस टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।